सो हम लोग अपने पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे। इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पैरामीटर्स, जिनको हम लोगों को पढ़ना है। मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मोज़वायर इफेक्ट में असर डालते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर 2 आइसोमरशिप, नंबर 3 अटैचमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एंड नंबर 4 इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। स्प्लिटिंग में हम लोग क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग एंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल्स का मतलब है कि अगर हमारे पास जो केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, सो केमिकली लिखते जाइए, केमिकली इक्विवेलेंट हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे और ये एमएससी के बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं, केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई गिव्स सेम सिग्नल एंड जो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। वो कैसे सिग्नल देंगे? डिफरेंट सिग्नल देंगे। जैसे हम लोग आयरन और टिन की स्टडी करेंगे, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया था या पढ़ चुके थे। हम लोग केवल आयरन और टिन का ही पढ़ने वाले हैं। तो आयरन के केस में, आयरन का कितना, आयरन 57 है। तो आयरन के केस में हम लोग पढ़ेंगे, आयरन है तो आयरन के केस में हम लोगों के पास है Fe2CO9। दिस इज़ आयरन का कार्बन, दिस इज़ आयरन कार्बन। हम लोग जैसे मेटल कार्बोनिल पढ़ते हैं तो ये आयरन का कार्बोनिल वाला, दिस इज़ मेटल एंड दिस इज़ लिगेंड। सो Fe2CO का होल 9 के लिए अगर हम लोग देखें कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, तो CO एंड CO। पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर आना चाहिए, मेटल के बीच में बॉन्डिंग, एंड दिस इज CO एंड दिस इज ऑल्सो CO एंड हेयर इज ऑल्सो CO। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे हमारे पास? देखिए यहाँ पे जो आयरन है वो केमिकली इक्विवेलेंट है या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो दोनों ही आयरन है वो सेम एनवायरनमेंट में, यहाँ पे 3CO लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 3CO अटैच है और यहाँ पे भी 2 ऊपर की तरफ है आयरन और एक कार्बोनिल और एक नीचे की तरफ कार्बोनिल ग्रुप है। यानी ये दोनों जो आयरन है वो केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। तो हमें कितना मिलेगा सिग्नल कि ओनली 1 सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे हम लोगों को ओनली 1 सिग्नल इज ऑब्टेन्ड, केवल एक ही सिग्नल मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड एग्जांपल की। आइसोमर से फिर सब पे हम लोग बाद में चलेंगे। तो अगर हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल देखें, Fe3CO होल 12, ठीक। तो Fe3CO होल 12 के केस में आयरन, दिस इज आयरन एंड हेयर CO। This is also CO and CO, and the 2 CO are attached like this, C double bond O and C double bond O। कितने हो गए? 3 6 2 8। अब बच रहे हैं तो यहाँ पे CO एंड CO। अब देखिए हम लोगों के पास कितने टाइप के मेटल हैं। अब ये केमिकली इक्विवेलेंट है या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आयरन और आयरन है, इन दोनों आयरन से 3 लिगेंड्स इस तरीके से अटैच हैं और 2 लिगेंड ऊपर की तरफ है, ये भी सेम एनवायरनमेंट में। तो इनको हम लोग कहेंगे ए टाइप का आयरन। यानी ये दोनों कैसे हैं? केमिकली इक्विवेलेंट हैं बट ये अलग है, यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये इसको हम लोग कहेंगे बी टाइप का मेटल सेंटर या बी टाइप का न्यूक्लियाई। तो हम लोगों को कितने सिग्नल मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए हैं हमारे पास 2। उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा? तो इंटेंसिटी रेशियो होगा A/B है अगर तो 2:1 होगा। इंटेंसिटी रेशियो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इंटेंसिटी रेशियो हो गया 2:1।
और उसमें केवल एक ही सिग्नल था, तो इंटेंसिटी रेशियो का कोई भी मतलब नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने आइसोमर शिफ्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमर शिफ्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग मेनली आयोडीन के भी कर सकते हैं। जैसे आयोडीन का एग्जांपल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। IF6 है और IF6 माइनस है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोसबॉयर एक्टिव है या नहीं है। तो इसको हम लोग आइसोमर शिफ्ट के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पढ़ेंगे, और जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें इसको कवर नहीं करेंगे। आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स के बाद अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट, सो आइसोमर शिफ्ट को आप लोग लिख लीजिए, नोट करिए, इसको नोट करिए। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आइसोमर शिफ्ट। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ सोर्स एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा फोटोन इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज आइसोमर शिफ्ट। यानी सोर्स की वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिलता है हमें गामा फोटोन का, वो आइसोमर शिफ्ट कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है कि आइसोमर शिफ्ट मेनली डिपेंड अपॉन द positive or that means positive or negative isomer shift depends on the towards and away from the sample। मतलब जो आइसोमर शिफ्ट है वो डिपेंड करता है कि सैंपल से हमारा सोर्स दूर जा रहा है या पास जा रहा है। अगर पास जाएगा तो पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट, और उससे दूर जाएगा तो नेगेटिव आइसोमर शिफ्ट होगी। थर्ड पॉइंट इज ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है आइसोमर शिफ्ट का? सोर्स और सैंपल के जो हमारे न्यूक्लियाई हैं उसके अराउंड जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हम लोग डिफरेंस लेंगे। जितना भी इफेक्ट लगा है सोर्स और सैंपल के बीच में, जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसका हम लोग डिफरेंस लेंगे, और उस डिफरेंस से जो पॉइंट निकल के आएगा वो कहलाता है हमारा आइसोमर शिफ्ट। एंड s orbital has direct effect on the isomer shift. So electron density of s orbital has direct effect on the isomer shift for isomer shift, and for iron it is direct effect on s orbital। आयरन के लिए डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एस ऑर्बिटल के लिए, बाकी पी और डी के लिए भी होता है। तो अगर हम लोग टिन देखें या आयोडीन देखें तो वहाँ पे हम लोग पी ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं और एस ऑर्बिटल को भी कंसीडर करते हैं। मेनली डी ऑर्बिटल पर उतना आइसोमर शिफ्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पी एंड डी ऑर्बिटल कैन अफेक्ट the isomer shift indirectly by screening the s electron density। So these are the very important topic of isomer shift। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ही कम जगह पढ़ाया जाता है और डिटेल बहुत ही कम जगह इसकी मिलती हैं। तो आप लोग इसको नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं सारा इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि बोली हुई चीज़ें आपको माइंड में तो रहेंगी, लेकिन जब आप लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अब इसके फॉर्मूला पे चल रहे हैं कि आइसोमर शिफ्ट का फॉर्मूला होता क्या है। सो मेनली आइसोमर शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग आइसोमर शिफ्ट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेल्टा EQ से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आइसोमर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? आइसोमर शिफ्ट का फॉर्मूला हुआ A डेल्टा R अपॉन R गामा साई S स्क्वायर माइनस C, वेयर A एंड C आर द कॉन्स्टेंट एंड साई S स्क्वायर इज S electron density around the nucleus। A and C are constants। psi S square क्या हो गया? S electron density around nucleus, and delta R is equal to
आर एक्साइटेड माइनस का आर ग्राउंड स्टेट एंड आर एवरेज रेडियाई या एवरेज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे I इज इक्वल टू 3/2 एंड I इज इक्वल टू हाफ, और ये कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए इनका हम लोगों ने मीनिंग भी समझ लिया। डेल्टा आर, बेसिकली डेल्टा आर अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा आर जब नेगेटिव होगा, इसको आप लोग इन शॉर्ट लिखिए, व्हेन डेल्टा आर नेगेटिव होगा तब हमारे पास न्यूक्लियस श्रिंक कर जाएगा, यानी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इफ़ डेल्टा आर पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियस हमारा एक्सपेंड कर जाएगा, न्यूक्लियस एक्सपेंड कर जाएगा। पॉइंट लिखिए नंबर नेक्स्ट, डेल्टा आर नेगेटिव फॉर आयरन 57 एंड डेल्टा आर इज पॉजिटिव फॉर SN119। ठीक है, तो ये हो गया, यानी S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो आइसोमर शिफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी फॉर, नोट करिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर आयरन 57 डेल्टा आर क्या हो गया, डेल्टा आर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी, इफ S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज देन आइसोमर शिफ्ट डिक्रीजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेल्टा आर अगर नेगेटिव है, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो पॉजिटिव ही रहेगी क्वांटिटी क्योंकि स्क्वायर है, तो अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी और डेल्टा आर नेगेटिव होगा तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हैं और घट रहा है, तो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने से आइसोमर शिफ्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कम होने से क्या कम हो रही है, और डेल्टा आर नेगेटिव आयरन के लिए, तो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने से आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज कर जाएगी। सो डेल्टा आर नेगेटिव। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास जो आइसोमर शिफ्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी फॉर आयरन इन जनरल आप लोग लिख सकते हैं, फॉर आयरन 57 आइसोमर शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको आप लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं समझने के लिए कि अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आइसोमर शिफ्ट कम होगी, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज करेगी। ये किसके लिए है, आयरन के लिए है। आयरन का जस्ट अपोजिट होता है टिन, तो टिन 119 के लिए डेल्टा आर पॉजिटिव होता है, और डेल्टा आर पॉजिटिव का मतलब है कि S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो आइसोमर शिफ्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो आइसोमर शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन शॉर्ट इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइसोमर शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर टिन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज फॉर टिन, क्योंकि टिन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने से आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज कर जाएगा। एंड P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके लिए एक और पॉइंट है, P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज कर जाएगा। 10 के लिए P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो एक और पॉइंट हम लोग, आइसोमर शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आयरन के लिए भी आप लोग देख लीजिए,
आयरन 57 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, आयरन 57 के लिए देखा था कि आइसोमर शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड आइसोमर शिफ्ट is directly proportional to d electron density, very important है ये, इसको आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आयरन के लिए आइसोमर शिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एंड फॉर टिन आइसोमर शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोग चल रहे हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे, इसको सिग्निफिकेंस हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे। तो जैसे अगर हम लोगों के पास है आयरन प्लस, आयरन 2 प्लस, आयरन 3 प्लस, ठीक है, ये है इस तरीके से। तो बेसिकली हम लोगों का जो आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इनमें s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। तो इसका क्या होता है, बैलेंसल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, यही होता है बैलेंसल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका कितना हो जाएगा 3d6 4s1, इसका 3d6 4s0, इसका 3d5 4s0, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नोट करिए इसमें। अब आप लोग ये बताइए कि जब हम लोग s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, आयरन में है या आयरन 3 प्लस में है। तो क्योंकि आयरन के डायरेक्ट इफेक्ट होता है आइसोमर शिफ्ट में s ऑर्बिटल का, तो डायरेक्ट अगर हम लोग s ऑर्बिटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर होता है। तो डेल्टा r क्या होता है आयरन के लिए, फॉर आयरन लिखेंगे, फॉर आयरन 57 डेल्टा r नेगेटिव, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट डिक्रीजेज, d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज। आप लोगों को ये पॉइंट याद होने चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें डेल्टा वैल्यू देखें या आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट कितनी आएगी, आप लोगों को वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, ना ही वैल्यूज़ आती हैं, केवल ऑर्डर पूछा जाता है। तो डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आने वाला है बताइए, सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू किस में आएगा। पहले हम लोग देखेंगे s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज। तो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है, Fe के पास है, फिर Fe प्लस के पास है, बाकी Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के पास s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पास s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इन दोनों की आइसोमर शिफ्ट कम आएगी। अब इनके पास s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब इन दोनों की आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा आएगी। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम लोग, हमेशा ऐसे तोड़ के ही समझते हैं कि तोड़ के समझना है कि पहले हम लोग इसमें यही देखेंगे कि s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में, फिर d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, तो और आसान बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो सबसे कम s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में है, यहाँ तक आ गए। अब s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इनमें कम है तो दोनों में ही कम है, क्योंकि दोनों में 0 0 है, कम है मतलब इनकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा आएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अब d ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज करेगा। तो अब बताइए इन दोनों में d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है। तो इन दोनों में d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, Fe2 प्लस के पास। दैट मीन्स इन दोनों में या इन चारों में सबसे ज़्यादा जो आइसोमर शिफ्ट शो करेगा वो कौन शो करेगा, Fe2 प्लस शो करेगा। तो ऑर्डर अगर हम लोग सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सबसे ज़्यादा किसका होगा आइसोमर शिफ्ट Fe2 प्लस का, फिर इसका नंबर आएगा क्योंकि इसमें s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और इसमें d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर नंबर आएगा
3+ का। तो यहाँ तक तो देखो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो बताइए आप लोग कि इन दोनों में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास कम है। तो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास कम है, आयरन प्लस के पास s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो ज़्यादा आएगी इसके कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट क्या हो गया, डेल्टा Fe प्लस एंड देन डेल्टा Fe। समझ में आ गया। तो ये है आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हम लोगों को समझना है। इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट करिए। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं, 10 के एग्जाम्पल पे। 10 के एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि क्या है। अब हम लोग 10 वाले एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। तो 10 के केस में हम लोग Sn प्लस Sn2 प्लस और Sn3 प्लस एंड Sn4 प्लस पे चल रहे हैं। अब Sn के लिए आप लोग एक बात याद रखिए, Sn के लिए क्या बताया था, Sn का कितना है 119 है ना। तो इसके लिए डेल्टा आर कैसा था, पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हुआ s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगी। ये पॉइंट थे, हम लोगों को ये पॉइंट याद रखना है 10 के केस में। अब हम लोग 10 का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 10 के लिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 5s2 5p2। किस में है, ये कार्बन फैमिली में है। तो कार्बन फैमिली यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 10 एंड लेड। तो 10 है, इसका 5th पीरियड होगा तो 5s2 5p2 हो गया है। Sn प्लस कहाँ से जाएगा, p ऑर्बिटल से जाएगा। तो ये हो गया 5s2 5p1, ये हो गया 5s2 5p0, 5s1 5p0, 5s0 5p0। समझ में आ गया, ये यही होगा 5s और 5p। अब इसमें हम लोगों को डेल्टा वैल्यू बताना है। तो बताइए डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगी। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये वाला, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज, p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज आइसोमर शिफ्ट डिक्रीजेज। तो बताइए इसमें पहले हम लोग p को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कम है उसको कंपेयर करेंगे क्यों, और s को तो हम देख ही लेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि p ऑर्बिटल मतलब p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है। तो p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखिए किस में है, यहाँ पे तो है नहीं है ना, यहाँ नहीं है। कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। तो p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में ज़्यादा किसके पास है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। यानी इसके पास सबसे ज़्यादा p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का मतलब है इसकी आइसोमर शिफ्ट कम होने वाली है, ठीक है, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं, तो इसकी कम हो गई। अब आते हैं हम लोग p पे, तो इसकी भी कम होगी, लेकिन अब हमें लोगों को s भी तो देखना है। तो s ऑर्बिटल की इंक्रीज जितनी ज़्यादा होगी आइसोमर शिफ्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में देखिए, इन तीनों में p ऑर्बिटल में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, केवल किस में है, s में है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, Sn2 प्लस के पास है ना, फिर Sn3 प्लस के पास है, फिर Sn4 प्लस के पास है। तो हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, S एंड देन S, क्योंकि S इंक्रीज करने से आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज होती है। तो डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, Sn2 प्लस के लिए होगी। फिर बताइए, फिर Sn प्लस के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे एक p का है लेकिन s के तो 2 है ना। तो डेल्टा Sn
और ये प्लस हो गया। फिर किसके लिए होगा, डेल्टा Sn के लिए होगा, डेल्टा Sn। फिर बताइए, अब दोनों में P है नहीं, S किसके पास ज़्यादा है, इसके पास है, आइसोमर शिफ्ट इसकी ज़्यादा होगी, Sn3 प्लस एंड देन Sn4 प्लस, यानी Sn4 प्लस के लिए आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, ये सबसे कम होगी। ये बात हो गई है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं कि अगर इससे मतलब आयरन और टिन से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट डिक्रीजेज फॉर आयरन एंड फॉर टिन एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज। तो अब बताइए कि जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कर दे रहे। तो अगर हमारे पास आयरन Fe2 है, आयरन Cl2 है, आयरन ब्रोमाइड है और आयरन आयोडाइड है, एंड SnF2 है, SnCl2 है, SnBr2 है और SnI2 है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर तो इन केस में देखिए अटैचमेंट ऑफ, इसमें आप लोग याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड जब हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है आइसोमर शिफ्ट पे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अटैच करेंगे तो वो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, यानी वो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने का मतलब है उस न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान से समझना, उस न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास Fe है और इस पे S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोरीन लगा दिया, तो डेल्टा R वैल्यू इसके लिए कैसा है, नेगेटिव है। फॉर्मूला था हमारे पास आइसोमर शिफ्ट का, A डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर माइनस C। डेल्टा R नेगेटिव है, सॉरी साई S स्क्वायर माइनस C, ये था। जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही खींचेगा, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, यानी विड्रॉइंग का काम करेगा। तो डेल्टा R नेगेटिव था आयरन के लिए। जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस न्यूक्लियस के पास कम हो जाएगी। यानी कम होने का मतलब है एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और आयरन के केस में एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब है आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आयरन से हम लोग अटैच करेंगे उसकी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर हम लोग इसको A, B, C और D कह दें तो आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा किस में निकल के आएगा, आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा जो निकल के आएगा वो A में निकल के आएगा। तो A की आइसोमर शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगी, फिर B की होगी, फिर C की होगी, फिर D की होगी। इसको कैपिटल D कर देते हैं। समझ गए होंगे। अब हम लोग Sn के केस में चलते हैं। तो बताइए आप लोग Sn के केस में डेल्टा R कैसा था, पॉजिटिव था। आइसोमर शिफ्ट के फॉर्मूले में डेल्टा R आता है। और एक और कॉन्सेप्ट क्या था, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब आप लोग बताइए कि जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच करेंगे तब क्या होगा,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, यानी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट it repulse more electron density from the SN nucleus। तो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आइसोमर शिफ्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बट इस केस दैट मीन्स डेल्टा आर नेगेटिव एंड एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, दीज बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आया वो आइसोमर शिफ्ट पे क्या आया, नेगेटिव आया। यानी जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच करेंगे आइसोमर शिफ्ट उतना डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ए, बी, सी और डी कह दें तो सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट किसके केस में आने वाला है, डी के केस में, इन केस ऑफ 10। तो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू डी के लिए सबसे ज़्यादा, फिर सी के लिए, फिर बी के लिए और फिर ए के लिए आ जाएगी। इतनी बात समझ गए? तो ये बात हम लोगों को समझना था, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा आयरन का, तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हाई स्पिन और लो स्पिन के केस में। तो हाई स्पिन लो स्पिन के केस में आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा ज़्यादा यानी मोर डेल्टा वैल्यू, मोर आइसोमर शिफ्ट देंगे, मोर आइसोमर शिफ्ट देंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि अगर हम लोगों के पास हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का आइसोमर शिफ्ट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से। तो अगर हम लोग कंपेयर करें Fe2+ और Fe3+ में, Fe2+ एंड Fe3+, अभी भी हम लोगों ने देखा हुआ था ये क्या था, 3d6 4s0 और 3d5 4s0। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट डिक्रीजेज, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज। तो इन दोनों में एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है नहीं, केवल क्या है हमारे पास, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने से आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज कर जाएगा, और आइसोमर शिफ्ट किसका ज़्यादा होगा, Fe2+ का होगा, हो जाएगा। अब हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन में अगर इसको ब्रेक करें, हाई स्पिन और लो स्पिन में, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं हाई स्पिन एंड लो स्पिन में। तो आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन और लो स्पिन के केस में। दिस इज़ फॉर हाई स्पिन, दिस इज़ फॉर लो स्पिन, दिस इज़ फॉर हाई स्पिन एंड दिस इज़ फॉर लो स्पिन। तो हाई स्पिन लो स्पिन है, तो अगर हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंसीडर करें, T2G और EG होता है, T2G EG, T2G EG, T2G EG, ये होते हैं। तो अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मतलब 4 2, और अगर लो स्पिन है तो T2G में ही 6 आ जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 3 और 2, और इसमें अगर करने हैं तो 5 और 0। ठीक है, ये बात आ गई है, इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन सब में देखिए EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2, और T2G में होते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल फिलिंग किस में आ रही है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग किस में आ रही है, इसमें अनसिमेट्रिकल फिलिंग आ रही है, इसमें सिमेट्रिकल फिलिंग आ रही है। तो इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी डेल्टा वैल्यू, हाई स्पिन की। तो Fe2+ के केस में डेल्टा वैल्यू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा होती है। तो ऐसे याद रखिए Fe2+ और Fe2+, हाई स्पिन के लिए ज़्यादा और लो स्पिन के लिए कम, वेरी वेरी ग्रेटर देन Fe3+, Fe3+ एंड Fe3+। ये देखिए अब यहाँ पे, अब इनमें बताइए अनसिमेट्रिकल फिलिंग किस में है। तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग किस में आ रही है,
इसमें अनसिमेट्रिकल फिलिंग आ रही है T2G, ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के केस में डेल्टा वैल्यू किस में ज़्यादा आएगी, इसमें डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। दिस इज़ लो स्पिन एंड दिस इज़ हाई स्पिन। ये सिमेट्रिकली फिल्ड है और ये सिमेट्रिकली अनफिल्ड है। मतलब ये इसको हम लोग आगे जब स्प्लिटिंग पढ़ेंगे NQR, न्यूक्लियर क्वाड्रूपोलर स्प्लिटिंग, तब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग किस तरीके से, उसमें हम लोग मैग्नेटिक न्यूक्लियर क्वाड्रूपोलर स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।